हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉफी। टू फ्यूरियस। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट एंड 1.5 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो उन दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन दोनों पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है मियामी में, जहाँ पर एक कार रेस ऑर्गेनाइज हुई हुई होती है। वहाँ पर काफी सारे लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ में आए हुए होते हैं। वहीं पर इस पूरी रेस का ऑर्गेनाइजर भी आता है जिसका नाम होता है तेज पार्कर, और वो वहाँ पर आकर सभी को इस रेस के रूल समझाता है। वो कहता है कि तुम्हें शहर का एक लंबा चक्कर काट कर वापस यहाँ पर आना है, और जो सबसे पहले आएगा इस रेस में लगे सारे पैसे उसके हो जाएंगे। मगर तब वहाँ पर सिर्फ 3 रेसर्स मौजूद होते हैं, वहां पे चौथे रेसर की कमी होती है। और तभी वहां पर तेज पार्कर अपने सबसे खास बंदी को कॉल लगाता है जिसका नाम होता है ब्राइन ओ'कॉर्नर। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसा कमाने का शौक है तो जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक शानदार रेस है। और वो 4 मिनट में बिना टाइम गवाए सीधा उस रेस में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में चारों अपोनेंट्स एक दूसरे के सामने होते हैं और 3, 2 एंड 1 की काउंटिंग पर एक तगड़ी रेसिंग शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज अपनी कार रेसिंग और रफ्तार से भरी तेज दुनिया के लिए जानी जाती है, और इसी रफ्तार को कायम करने के लिए अब सारे के सारे अपोनेंट्स अपनी कार में लगे नॉस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम को एक्टिवेट करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तेज चलती कारों के बीच में उनमें से एक अपोनेंट तो वहां पर अपनी कार के अनबैलेंस होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। वहीं पर अब तीसरे नंबर पे होती है सुकी, और दूसरे नंबर पर एक और रेसर होता है जो कि इस रेसिंग को जीतने ही वाला होता है। वो अपने सारे नॉस खोल देता है और सामने आए एक बड़े से ब्रिज से जंप करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस रेस को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए उसमें ये ट्विस्ट रखा गया था। मगर जब तक वो वहां पर पहुंचता उसके पीछे से एक हाई जंप करता हुआ इस कहानी का मेन किरदार यानी कि ब्राइन ओ'कॉर्नर उसके ऊपर से निकल जाता है और फाइनली ये रेस जीत जाता है। रेस में जीते गए पैसों को अब ब्राइन ओ'कॉर्नर अपने ही पार्टनर तेज पार्कर के साथ में कुछ परसेंटेज में बांटकर वहां पर एंजॉय करने लगता है। मगर उनका एंजॉयमेंट तभी खत्म हो जाता है क्योंकि उसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाती है, और उन पुलिस के पास में एक नया डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ऑटो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो कि कार में लगते ही उसके सारे सस्पेंशन को खत्म कर देता है। और वहीं पर ब्राइन ओ'कॉर्नर की कार रुक जाती है और पुलिस उसे पकड़कर अपनी कस्टडी में ले आती है। उसे पकड़ने और चेक करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि लॉस एंजलिस में हुई घटना के बाद में एक पुलिस वहां से भाग गया था और ये वही पुलिस वाला था। और काफी पूछताछ के बाद में वहां पर पहुंच जाते हैं एजेंट बिल्किंस, जो कि हमें लास्ट मूवी में भी दिखाए गए थे। तब वहां पर एजेंट बिल्किंस उसे कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी सजा खत्म कर सकते हैं। अब इस डील को सुनने के बाद में वो उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। तब वो उनसे पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या है। तो बड़ी सी स्क्रीन पे उनको बताया जाता है कि इस शहर का एक माफिया है जिसका नाम है कार्टर वेरॉन। वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और पैसों की हेराफेरी करने के अंदर सबसे आगे। तुम्हारा काम है उसे रंगे हाथों पकड़ना, क्योंकि उसे आज तक रंगे हाथों कभी नहीं पकड़ा गया। वो इतना अमीर इंसान है कि उसके वकील आकर हर बार उसे छुड़ा कर ले जाया करते थे। तो ब्राइन उनसे पूछता है कि आखिर मैं ये काम करूंगा कैसे। तब वहां पर बिल्किंस बताते हैं कि इस काम को करने के लिए ऑलरेडी एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मोनिका, वो कार्टर वेरॉन के घर में ही रहती है और उसकी सारी छोटी से छोटी बात हमें आकर बताती है। वो इस काम में तुम्हारा साथ देगी, मगर हमारा एक और पुलिस वाला तुम्हारे हर वक्त साथ में रहेगा। तो ब्राइन उस पुलिस वाले का टेस्ट लेने के लिए उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि अगर मुझे एक लंबी रेस करनी होगी तो मुझे 24 लीटर्स का सिलेंडर लगेगा या फिर 48 लीटर्स का, और वो गलत जवाब दे देता है। इस वजह से ब्राइन कहता है कि तुम्हारे इस पुलिस वाले की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये काम बिगाड़ देगा। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस तगड़े मिशन में मेरा साथ दे सके। और वहीं से ब्राइन और साथ ही एजेंट बिल्किंस पहुंच जाते हैं एक डर्बी में, जहां पर काफी सारी कार्स आपस में एक दूसरे से टक्कर मारकर जीतने की कोशिश कर रही थी। और उन्हीं में से एक ड्राइवर था जिसका नाम था रोमन पियर्स, जिसकी ब्राइन ओ'कॉर्नर को तलाश थी। उस डर्बी के मैच के खत्म होने के बाद में वो दोनों उससे आकर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो रोमन उसे खूब पीटता है, उसे खूब मारता है और उसे कहता है कि आज मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। और तब हमें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले ब्राइन ओ'कॉर्नर और साथ ही रोमन पियर्स, जो कि बचपन के काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने काफी सारे काम साथ मिलकर किए थे। मगर लास्ट स्टोरी के अंदर पुलिस ने उन दोनों को ही पकड़ लिया। रोमन को तो हुई 3 साल की और वहीं ब्राइन को हुई 2 साल की सजा। रोमन पियर्स के पैरों में एक जीपीएस डिवाइस लगा था और वो 100 गज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसका घर और डर्बी का ये मैच दोनों ही आसपास में ही थे। उन दोनों में ही आपस में काफी झड़प हो जाती है। तब वहां पर ब्राइन उसे कहता है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हमने काफी सारे काम साथ मिलकर किए हैं, और अब मेरे पास में एक ऐसा काम है जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अगर इस काम में तुम मेरा साथ दोगे तो पुलिस तुम्हारी पूरी सजा माफ कर देगी।
तो पहले तो रोमन उसे मना कर देता है, लेकिन काफी समझाने के बाद में वो उसका इस काम में साथ देने के लिए हामी भर देता है। और वहीं से वो दोनों पहुंच जाते हैं मियामी के पुलिस हेडक्वार्टर्स में, जहां पर उनकी मुलाकात उनकी सीक्रेट एजेंट यानी कि मोनिका से भी होती है। और तब मोनिका उन्हें बताती है कि कार्टर वेरॉन, जो कि शहर का सबसे बड़ा माफिया है, उसे कुछ ड्राइवर्स की जरूरत है। अगर तुम इस काम में उसका दिल जीत लोगे तो तुम दोनों भी उसकी टीम में शामिल हो जाओगे और उसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तब वहां पर वो दोनों कहते हैं कि हमारे पास तो अच्छी कार्स है ही नहीं, आखिर हम ड्राइवर की वहां पर जॉब कैसे पाएंगे। तभी वहां पर वो उन दोनों को बिल्कुल 2 न्यू कार्स देती है और कहती है कि ये दोनों कार्स तुम्हें साथ देगी इस पूरे मिशन को अंजाम देने में। और वहां से अब वो तीनों निकल जाते हैं कार्टर वेरॉन के बंगलों पर। वहां पर काफी सारे ड्राइवर्स आ रखे होते हैं और तभी वहां पर कार्टर वेरॉन भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैंने आप सभी को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मेरा एक पैकेज है जो यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। मेरी कार थी फरारी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अब वो कार कस्टम डिपार्टमेंट में है और मेरी ये कीमती चीज उसी कार के अंदर है। तुम सभी में से जो भी इस पार्सल को मेरे पास में पहले लेके आएगा उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद में वहां से सारे ड्राइवर्स उस पार्सल को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर हमें सभी ड्राइवर्स के बीच में एक अच्छा खासा कार चेजिंग सीन भी दिखाया जाता है और काफी मशक्कत के बाद में रोमन और साथ ही ब्रायन दोनों पहुंच जाते हैं उस कस्टम डिपार्टमेंट में फरारी के पास और वहां से वो पार्सल निकाल लेते हैं। मगर जब वो वहां पर पहुंच रहे थे तो उनकी कार के अंदर लगा था जीपीएस सिस्टम, जिसकी वजह से पुलिस भी वहां पर आ जाती है और उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। मगर तभी रोमन उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है और पार्सल लाकर सीधा कार्टर वेरॉन को देता है। तब वहां पर कार्टर वेरॉन उस पार्सल को खोलता है और उन्हें कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आखिर तुम सभी में से काबिल कौन है। और जब तुम ये पार्सल लेकर आए तो मैं समझ गया था कि तुम दोनों में कुछ न कुछ खास बात तो जरूर होगी। तो वहां पर रोमन उस पर गुस्सा होता और कहता है कि अगर ये तुम्हारा काम था तो असली काम क्या है। तब वहां पर वेरॉन उसका उन्हें असली काम बताता है कि आज से कुछ टाइम के बाद में मेरी एक जेट फ्लाइट है जो कि निकलने वाली है मियामी से, मगर मेरा कुछ पैसा साउथ बीच पर फंसा हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ तेज तर्रार ड्राइवर्स की जरूरत है। इस काम को मैं जिस दिन अंजाम दूंगा उस दिन तुम्हें उसकी सारी डिटेल्स दे दूंगा, तब तक के लिए तुम मेरे मेहमान हो। वेरॉन के वहां से चले जाने के बाद में दोनों आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर पुलिस को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्या गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई जीपीएस सिस्टम उनकी गाड़ी में लगा हुआ है। तो इसी बात को सोचते हुए वो दोनों मियामी में अपने एक फ्रेंड के पास पहुंचते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक होता है और ब्रायन उससे कहता है कि क्या तुम प्लीज मेरी इन दोनों कारों को चेक कर सकते हो। जब तक वो मैकेनिक उस कार की चेकिंग करता है तब तक रोमन और साथ ही ब्रायन वहां पर बीच पर मौजूद नजारों के मजे लेने लगते हैं। वहां पर काफी सारी लड़कियां, तेज तर्रार राइड्स और साथ ही पीने के लिए बहुत कुछ था। वहां पर कुछ टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में उनका फ्रेंड उनके पास में वापस आता है और बताता है कि तुम्हारी दोनों की गाड़ियों में तो जीपीएस सिस्टम इस कदर फिट किया गया है कि तुम्हारी पल पल की खबर जरूर किसी न किसी को तो पहुंचती होगी। और जब उन दोनों को ये बात पता चलती है तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए जरूर हमें दूसरी गाड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी पल पल की खबर पुलिस को चलती रहेगी तो क्या पता कभी पुलिस ही हमें पकड़ ले। इसीलिए अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अब एक नई गाड़ियों की तलाश करेंगे और वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि क्या तुम हमारी गाड़ियों को जुगाड़ लगा सकते हो। तो वो उन्हें सलाह देता है कि ये काम तो रेसिंग से ही हो सकता है। और उसी रात अब वो दोनों एक 2 और ड्राइवर्स के साथ में रेस लगाते हैं और रेस का रूल ये था कि जो भी हारेगा वो अपनी कार जीतने वाले को दे देगा। अब वहीं पर 2 और ड्राइवर्स और साथ ही रोमन और ब्रायन के बीच में एक बहुत ही तगड़ी रेसिंग शुरू हो जाती है एंड एज यूजुअल उनके पास लगे हुए थे नॉस और उसी की मदद से अपनी तेज रफ्तार गाड़ियों से अब वो दोनों ये रेसिंग जीत जाते हैं और हारने वालों की दोनों गाड़ियां भी अपने साथ ले जाते हैं। उसी रात उन दोनों को वेरॉन की तरफ से एक पब के अंदर बुलावा आता है और वो दोनों उस पब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारी गर्ल्स नाच रही होती हैं और तभी उन्हीं की मुलाकात वेरॉन से भी होती है और वो उन दोनों को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहां पर एक और आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव व्हाइटवर्थ। वो बेसिकली एक पुलिस का जासूस होता है और तब वहां पर वेरॉन उसे पकड़कर कहता है कि तुम कभी मेरे साथ काम किया करते थे मगर अब तुमने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया है। तो वो जासूस उससे कहता है कि तुम एक माफिया के इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। और उससे बदला लेने के लिए अब वो उसका शर्ट खोल देता है और एक चूहा उसके पेट पर रख देता है और उसके ऊपर एक बाल्टी ढक देता है और उस बाल्टी को अपनी एक हॉट मशीन से गर्म करने लगता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि जब भी चूहा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है तो वो दक्षिण की तरफ जाता है, यानी कि वो तुम्हारा पेट चीर कर तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। इसलिए मुझे तुमसे एक काम है, अब हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो इस बात को समझकर अब वो भी उसकी बातों में हामी भर देता है। तब वहां पर वेरॉन कहता है
कि 3 दिन के बाद में मेरा कुछ माल जो कि साउथ बीच पर पड़ा है वहां से मेरे ड्राइवर्स उस माल को निकाल कर लाएंगे, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस उनके पीछे पड़े, तो उन पुलिस को रोकने का काम तुम्हारा है। और अब उसके प्लान में उस जासूस को भी हामी भरनी पड़ती है। वहीं अगले दिन उनकी कैंप में मोनिका पहुंच जाती है और ब्रायन को कहती है कि 2 दिन बाद में जो चोरी तुम दोनों करने वाले हो उसके अंदर खतरा है। वेरॉन का माल जब तुम उसके पास पहुंचाओगे तो वो अपने बॉडीगार्ड्स के थ्रू तुम्हें जान से मरवा देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम ना करो, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मगर तभी उसका पीछा करते हुए वहां पर वेरॉन के कुछ बॉडीगार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और जब वो उनके घर की चेकिंग करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तब तक वहां से मोनिका भाग चुकी होती है। वहीं पर शाम को अब रोमन और साथ ही ब्रायन इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। अगर पुलिस वालों का साथ दिया तो वेरॉन हमें जान से मार देगा, और अगर वेरॉन का साथ दिया तो पुलिस वाले हमें जेल में डाल देंगे हमेशा के लिए। आखिर करें तो क्या करें। और तभी वो अपना एक न्यू प्लान बनाते हैं। वो प्लान क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब इन्हीं बातों में 2 दिन निकल जाते हैं और अब फाइनली वो दिन आता है जहां पर अब इन दोनों को साउथ बीच पर जाकर उनका माल निकाल कर लाना होता है, जिसके अंदर उनके पीछे वेरॉन के 2 बॉडीगार्ड्स भी लगे होते हैं। और वो चारों पहुंच जाते हैं अब साउथ बीच, जहाँ की एक बड़ी सी ट्रक के अंदर एक दीवार में काफी सारा पैसा चुनकर रखा गया था, जिसे दोनों बॉडीगार्ड उस दीवार को तोड़कर अपने बैगों में भर लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस ने तो ऑलरेडी रोमन और साथ ही ब्रायन की गाड़ी में जीपीएस फिट कर रखा था। इसी वजह से अब पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है और फिर शुरुआत होती है इस कहानी की वन ऑफ द बेस्ट चेस सीक्वेंस की, जहां पर ब्रायन और साथ ही रोमन पियर पुलिस को चकमा देते हुए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं। पुलिस को उनके पल पल की खबर चल रही थी और वो उनका पीछा करते करते अब उन दोनों को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि रोमन और साथ ही ब्रायन उनके चंगुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं पैसा लेकर, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स काफी सारे हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और तभी हमें इस कहानी का एक सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। इस कहानी के मिड में रोमन और साथ ही ब्रायन ने जो अपनी एक न्यू प्लान सेट किया था, वहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारे शटर्स लगे होते हैं। वो दोनों ही अपनी गाड़ियां उन दोनों के अंदर डाल देते हैं और तभी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए बाहर खड़ी हो जाती है और वो अपना काउंटडाउन शुरू करती है कि तुम्हारे पास में सिर्फ 10 सेकंड है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। अब चुपचाप अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो बाहर आ जाओ। वो काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं 10, 9, 8 और तभी वहां पर उनका असली कमाल हमें देखने को मिलता है। वहां पर उनके जो पुराने दोस्त थे जो सभी रेसिंग किया करते थे, वो सभी अब अपना अपना शटर खोलकर उस पूरे बड़े से प्लेग्राउंड के अंदर अपनी करीब 150 से 200 गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं। और वहां पर इतनी सारी गाड़ियां हो जाने के बाद में पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो दोनों कहां पर गए हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स और जीपीएस सिस्टम भी उन दोनों का पता नहीं लगा पाते। और अब जो उन दोनों ने रेसिंग के अंदर 2 गाड़ियां जीती थी, वो उन दोनों के अंदर भाग जाते हैं और जो एक्चुअल पुलिस की गाड़ियां थी उसके अंदर सूकी और उनका एक फ्रेंड तेज पारकर उसके अंदर ही बैठा होता है। और कैसे तैसे फाइनली अब वो दोनों पुलिस की नजरों से बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का असली प्लान हमारे सामने आता है। उन दोनों ने प्लान डिसाइड किया था कि वो अपनी गाड़ियों में से उन दोनों की बॉडीगार्ड्स को निकाल देंगे और चुपचाप सीक्रेट लोकेशन पर जाकर वेरॉन को पुलिस के हवाले कर देंगे। मगर तभी वहां पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। उनमें से एक बॉडीगार्ड वहां पर ब्रायन को बताता है कि हमें हवाई पट्टे पर नहीं बल्कि क्रूजिंग शिप पर जाना है। और इस बात को सुनने के बाद में अब उन्हें भी अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। और तभी ब्रायन कॉल कर देता है रोमन को और उसे कहता है कि हवाई पट्टे पर मत पहुंचना, तुम सीधा शिपिंग क्रूज पर पहुंचो, क्योंकि हमें वेरॉन वहीं पर मिलेगा। सबसे पहले ब्रायन वहां पर पहुंचता है तो वेरॉन उससे पाकर वहां पर पूछता है कि आखिर रोमन कहां पर है। तो ब्रायन उससे कहता है कि वो जरूर रास्ते में होगा, वो जल्द आता ही होगा। और तभी वहां पर वेरॉन अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इसे मारो, इसकी गाड़ी को ठिकाने लगा दो और सारा पैसा शिप के अंदर रख दो। और तब तक अब वेरॉन को पता चल चुका था कि पुलिस जो उनके पीछे पड़ी थी उसके अंदर मोनिका का हाथ था और अब वो मोनिका को सड्यूस करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ अब वो अपने शिप में बैठकर वहां से जाने लगता है। मगर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है रोमन पियर्स की और अब वो वहां पर मौजूद वेरॉन के दोनों बॉडीगार्ड्स को मारकर अपने साथ में ब्रायन को लेकर कार्टर वेरॉन का पीछा करना शुरू कर देता है। एक तरफ तो रोड पर उनकी गाड़ी चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ नदी के अंदर कार्टर वेरॉन की शिप चल रही होती है। अब क्योंकि उन दोनों को उस वेरॉन को पकड़ना ही था, इसीलिए वे एक ऊंचे से ब्रिज से जंप लगा देते हैं और अपनी कार को उनके शिप पर ही लैंड करवा देते हैं। मगर तभी वहां पर वेरॉन शॉटगन लेके पहुंच जाता है, लेकिन उसी बीच ब्रायन के पास जो गन पड़ी होती है वो उससे वेरॉन को शूट कर देता है, जिससे वेरॉन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है।
और इसी बीच मौका पाकर मोनिका पुलिस को भी कॉल कर देती है और वो उनको बताती है कि फाइनली हमने इस शहर के सबसे बड़े माफिया को पकड़ लिया। और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए एजेंट बिल्किंस अब उन दोनों की यानी कि ब्रायन और साथ ही रोमन की सजा को पूरी तरीके से माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। एक तरफ दोनों खुश तो होते हैं कि आखिर हमारी सजा माफ हो गई, लेकिन तभी ब्रायन सोचता है कि बिना पैसों के और बिना गाड़ियों के आखिर हम कब तक जिएंगे। मगर तभी वहां पर रोमन पियर्स अपने शर्ट को ऊपर करके उसे लाखों की गड्डियां दिखाकर कहता है कि हम अब भी अमीर हैं, हमारे पास काफी पैसा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं फास्ट एंड फ्यूरियस की 2.5 की यानी कि लॉस बैंडलेरॉस की शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।